हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़े हैं ग्राम समाज विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अपने 12th चैप्टर को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अपने वायदे के अनुसार ग्राम विकास शोध प्रणाली जो हमारा 12th चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि लेखपाल में 25 प्रश्न आएंगे, तो हर चैप्टर के लास्ट से जो भी महत्वपूर्ण 25 प्रश्न है उसका सेट हम लेके आ रहे हैं। तो उसी क्रम को फॉलो करते हुए इस चैप्टर में भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह हम लेके आ रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले एक जरूरी सूचना जो मैं आप लोग को देना चाहता हूं कि बस एक चैप्टर के बाद ग्राम समाज एवं विकास जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट आएंगे। फिर जो हमारी टीम का, हमारी कोचिंग का फोकस होगा वो जो पेट की परीक्षा होती है, यानी कि प्रारंभिक आहारता परीक्षा जो होती है ग्रुप सी की जॉब के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, उसका संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। तो अभी से आप लोग अलर्ट होकर रंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। ठीक है, तो इतना करने के बाद आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्या है? चैप्टर है ग्राम विकास शोध प्रणाली और उसका पहला प्रश्न क्या है? सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। हमने सामाजिक शोध को बड़े ही विस्तार से पढ़ा था कि किस प्रकार से अनुसंधान है, शोध है, किस किस क्षेत्र में शोध होता है, कौन कौन सी प्रणाली में शोध होता है, उसके फायदे क्या हैं, और अंततः हमने सांख्यिकी पढ़कर चैप्टर को समाप्त किया था। तो सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। आपके पास विकल्प है सामाजिक घटनाक्रम, जो समाज में एक घटनाक्रम होता है। घटनाक्रम का मतलब कि कौन सी प्रथा चल रही थी, अब कौन सी प्रथा चल रही है, जो समय बीत गया अब कौन सा समय चलने वाला है और कौन सा समय चल रहा है, इसको घटनाक्रम बोलते हैं। ठीक है। मानव व्यवहार, मानव की एक्टिविटी कि कौन सा, मतलब कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, इसका भी अध्ययन सामाजिक शोध में आता है। और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष कि उनका आचार व्यवहार कैसा है, वह किस प्रकार से अपने जीवन को काट रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक घटनाक्रम भी सामाजिक शोध का ही विषय है और मानव व्यवहार, जो हमारा व्यवहार होता है, वह भी एक सामाजिक शोध के ही अंतर्गत इसको कंसिडर किया जाता है। फिर सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, जो एक समाज का जीवन है उसके विभिन्न पक्षों का भी सामाजिक शोध में अध्ययन होता है। तो जब तीनों ही विकल्प सही हैं तो अर्थात डी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, यानी कि सामाजिक शोध विधि का संबंध इन तीनों से पाया जाता है। तो आंसर आपका 3 तो हो नहीं सकता, ए बी सी तो ऑप्शन में है नहीं, तो ए सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? हमने सामाजिक शोध की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का अध्ययन किया था। हमने विभिन्न प्रकार की सामाजिक शोध की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। मैं हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन करवाता हूं तो एक बात पे मैं बड़ा विशेष जोर देता हूं कि दोस्तों नहीं जहां पर आ जाए उसको हमेशा आप लोग एक अंडरलाइन मार दिया करिए, नहीं तो पहला ही ऑप्शन आपको सही लगेगा और उसी को करेक्ट मारकर आप लोग खुश हो जाएंगे। तो निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है ना, वैज्ञानिक पद्धति ये तो विशेषता है। वैज्ञानिक पद्धति जो है यह सामाजिक शोध की विशेषता है, लेकिन यदि आप लोग नहीं पर ध्यान नहीं देंगे ना, नहीं पर ध्यान नहीं देंगे तो पहला ही आपका वैज्ञानिक पद्धति आंसर होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़ेंगे? आप क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि है, निम्न में से कौन सा सामाजिक शोध की विशेषता है, तो वैज्ञानिक पद्धति आपको पहले ही आंसर चमकेगा आपको, लेकिन नहीं पूछा है। दूसरा क्या है? नए तथ्यों की खोज। जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो हमारा मेन मोटो एक यह भी होता है कि हमें नए तथ्यों की खोज करनी है। ठीक है। सांख्यिकी विश्लेषण की कमी, प्रमाणों का विश्लेषण। आप लोगों ने देखा होगा कि वैज्ञानिक पद्धति हम इसमें सामाजिक शोध में प्रयोग करते हैं, नए तथ्यों की खोज भी होती है और प्रमाणों का विश्लेषण भी हम करते हैं। हमने निदर्शन पद्धति में देखा था कि सांख्यिकी के माध्यम से किस प्रकार से हम उसको विश्लेषण करते हैं। तो हम जिस भी आंसर पर जाते हैं, जिस भी तथ्य का हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसको प्रमाणों के साथ उसका विश्लेषण भी करते हैं। अर्थात ए, बी और डी तीनों ही तथ्य इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता कौन नहीं है दोस्तों? सांख्यिकी विश्लेषण की कमी। सांख्यिकी विश्लेषण की सामाजिक शोध में कोई कमी नहीं होती है, भरमार होती है। हमने सांख्यिकी को विस्तार से पढ़ा था।
तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है। तो सबसे पहले नहीं पे हम अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्र यानी कि जो सामाजिक शोध है वह कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट पर ये हो सकता है। तो हमारे आंसर क्या है, ग्रामीण समुदाय बिल्कुल होता है, यह शामिल है और हमसे क्या पूछा, नहीं है। तो सामाजिक शोध विधि कौन कौन से क्षेत्रों में शामिल नहीं है, लेकिन ग्रामीण समुदाय तो सामाजिक शोध के अंतर्गत आता है, तो यह तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे प्रश्न क्या पूछा है, नहीं है। दूसरा क्या है, सामूहिक व्यवहार, बिल्कुल इसको हम कंसीडर करते हैं, हम समाज के व्यवहार का भी अध्ययन काफ़ी अच्छे से करते हैं। भूमि वितरण और सामूहिक संघर्ष, हम समाज के व्यवहार को समझकर देखकर इस बात का पता लगाते हैं कि यहाँ पर सामूहिक संघर्ष क्यों है, ऐसी कौन सी विवाद है जिससे कि यहाँ पर सामूहिक संघर्ष ज़्यादा हो रहा है। तो अनुसंधान के माध्यम से उस कंक्लूजन तक, उस रिजल्ट तक हम जाते हैं कि इस संघर्ष का कारण क्या है और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ग्रामीण समुदाय, सामूहिक व्यवहार और सामूहिक संघर्ष, यह तीनों ही सामाजिक शोध विधि का विषय है। लेकिन भूमि वितरण, ठीक है ना, जो लैंड रिफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है, यह सामाजिक अनुसंधान में नहीं आता है कि दो लोगों के बीच में मारपीट हुई है भूमि वितरण को लेकर, तो उसको वो लोग जाएंगे भूमि वितरण करवाएंगे। यह सरकार और तहसील और लेखपाल का काम होता है जो कि आप लोग करने वाले हैं। तो इसलिए प्रश्न है शामिल नहीं होता, तो बिल्कुल भूमि वितरण जो है वह सामाजिक शोध विधि में शामिल नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर नंबर 3 यानी कि सी होगा। अब बात करते हैं सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है, जो हम इतनी लंबी चौड़ी पूरी सीरीज पढ़े हैं अपनी 4 यूनिट में, ठीक है ना, 4 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। इसका व्यवहारिक उद्देश्य क्या है कि समाज में व्यवहारिक मतलब क्या होता है कि हम यदि कोई काम कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम उसका कहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार मैं इसको पढ़ रहा हूँ, फ़ायदा क्या होगा, पढ़ के क्या फ़ायदा होगा इसको। तो उसी बात को यहाँ पर पूछ रहा है कि सामाजिक शोध विधि जो हम इतना लंबा चौड़ा पढ़े हैं कि ऐसा इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा काम होता है, तो व्यवहारिक उद्देश्य इसका क्या है, इसका समाज पे क्या कोई असर भी पड़ता है, कोई समाज पे सुधार आता है क्या, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इससे समाज को क्या फ़ायदा होता है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो समस्या का समाधान होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ समस्या होती है वहीं अनुसंधान होता है उस समस्या से निजात पाने के लिए। सामाजिक नियंत्रण, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाज को नियंत्रण करने के लिए उनके आचार व्यवहार, एक्टिविटी, रहन सहन, खान पान, सोच, पहनावा ओढ़ावा, ठीक है ना, इन सब को जानने के लिए ही सामाजिक अनुसंधान होता है कि हम समाज को समझ सकें। हम किसी चीज़ को क्यों समझते हैं, उस पर नियंत्रण करने के लिए ही समझते हैं कि किस प्रकार से हम इनकी हेल्प कर सकें, ठीक है ना। सामाजिक विघटन निराकरण, निराकरण मतलब होता है फैसला, एक काफ़ी शुद्ध हिंदी शब्द है निराकरण करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि समस्या का निराकरण हो गया, यानी कि समस्या का एक सुलझाव हो गया, जज साहब समस्या का निराकरण कर दिए, ठीक है ना। तो जो सामाजिक विघटन मतलब क्या होता है, अलगाव, जो समाज में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, लोगों की ऐसी सोच बनी हुई है जिससे कि समाज में विघटन हो रहा है, समाज का बंटवारा हो रहा है, लोग एक दूसरे को काटने मारने गाली देने को आतुर हैं, तो उसका निराकरण होता है ऐसे अनुसंधानों से। तो यह तीनों ही जो ABC तथ्य हैं, तीनों ही सामाजिक शोध विधि के व्यवहार के उद्देश्य को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, संतुलित करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, और हमारे ऑप्शन में A और B और C ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आंसर हमारा D होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर D, ये सभी। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है। हमने सामाजिक शोध में आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में भी पढ़ा था, तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी समस्या नहीं है। कुछ तो समस्याएं होंगी और एक ऐसा होगा जो समस्या नहीं होगा, और वही हमारा आंसर होगा। निदर्शन चयन की समस्या, हमने खूब धूमधाम से इस प्रक्रिया का हमने प्रयोग किया था।
निदर्शन प्रक्रिया का प्रयोग हमने खूब धूमधाम से किया था कि किस प्रकार से एक गांव में कुछ लोग, जैसे कि 2-4 लोग हम वहां से उठाएंगे, सिर्फ उन्हीं पर प्रयोग करेंगे, पूरे गांव को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम सामाजिक शोध विधि में काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो इसमें हमें कोई समस्या तो दिख नहीं रही है। सामाजिक विघटन का निराकरण, ठीक है ना, और वस्तुनिष्ठता का अभाव, सही माप का अभाव, बिल्कुल। तो सामाजिक विघटन का निराकरण, निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? ठीक है ना, हमसे पूछा है कि समस्या नहीं है, सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है। तो निदर्शन चयन की समस्या, वस्तुनिष्ठता का अभाव, सही माप का अभाव और सामाजिक विघटन का निराकरण। देखिए, सामाजिक विघटन का निराकरण तो होता ही है, जो समाज में विघटन हो रहा है उसका निराकरण होता है, यह एक सामाजिक शोध विधि की अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन निदर्शन चयन की समस्या ऐसी कोई बात नहीं है, वस्तुनिष्ठता का अभाव बिल्कुल नहीं, हमें क्लियरिटी मिलती है, और सही माप का अभाव यह भी कुछ है, लेकिन यह भी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं, कि जब हमारा कोई सामाजिक सर्वेक्षण होता है, कोई अनुसंधान होता है, तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। सामाजिक घटना का वर्णन, बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी समाज की जो भी ऐतिहासिक सामाजिक शोध संगठन होता है, जो हमारा ऐतिहासिक सामाजिक सर्वेक्षण होता है कि इतिहास में हम जाते हैं और वर्तमान से उसको जोड़ते हैं, तो सामाजिक घटनाओं का वर्णन होता है, ये बिल्कुल सही बात है। कार्य कारण संबंध की खोज होती है कि कोई भी चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, उसके बीच में संबंध हम स्थापित कर लेते हैं। रचनात्मक कार्य होता है, बिल्कुल सही बात है। कल्चरल भी कार्य होता है, जब कोई अनुसंधान होगा तो उससे कुछ मुनाफा भी होगा, कुछ प्रॉफिट भी होगा, कुछ गांव में समाज में रचनात्मक बदलाव भी आएंगे, अर्थात यह तीनों ही सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी, उपरोक्त सभी होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वें पे आते हैं हम। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है, तो इसमें से 3 प्रमुख गुण होगा और 1 प्रमुख गुण नहीं होगा, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख गुण नहीं है। सबसे पहले नहीं पे अंडरलाइन करो, तो अब पता लगाओ कि कौन से सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के गुण हैं, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता, यानी कि वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, ये हमें विश्वास है, जो तुम कर रहे हो उस पर हम बिलीव करते हैं, वह सही है, ठीक है ना, हमें तुम पर भरोसा है, इस प्रकार की चीज़ को वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जो एविडेंस निकल के आता है लोग उस पर बिलीव करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। वैज्ञानिक परिदृश्यता, कोई भी चीज़ का जो हम निष्कर्ष निकालते हैं तो एक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वहाँ पर प्रयोग करते हैं कि यदि कोई चीज़ है, कोई मान्यता है तो क्यों है, उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रूफ करते हैं कि देखिए जो आप कहावत बोलते हो तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है यह एक वैज्ञानिक कारण है। गुणात्मक सूचनाएं, बिल्कुल सही बात है कि हमें जो भी सूचनाएं मिलती हैं काफ़ी उपयोगी होती हैं, गुणात्मक होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं और समाज के लिए उपयोगिता से भरी हुई होती हैं। तो वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक परिदृश्यता और गुणात्मक सूचनाएं, ठीक है ना। और समस्या का चुनाव, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति जो है का प्रमुख गुण नहीं है। देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण में तो समस्या का चुनाव आता है, लेकिन प्रमुख गुण सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जब हम सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात करते हैं तो प्रमुख गुण में से समस्या का चुनाव प्रमुख गुण नहीं आता, क्योंकि समस्या तो पहले से ही विद्यमान ही है, यह प्रमुख नहीं होता। लेकिन जब हम सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं तो उसमें वैज्ञानिक परिदृश्यता होनी चाहिए, गुणात्मक सूचनाएं होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता पे खरा उतरना चाहिए, ठीक है ना। तो समस्या का चुनाव भी है, लेकिन यह प्रमुख गुण नहीं है। गुण हम मान सकते हैं, लेकिन हमें एक ऑप्शन करेक्ट करना है, ठीक है ना। तो समस्या का चुनाव। अब बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष हैं। प्रमुख दोष हैं अवास्तविकता सूचनाएं, ठीक है ना। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के यदि हम दोष निकालें
तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी एविडेंस मिल जाती हैं, जैसे कि ऐतिहासिक तथ्य हो गए, तो वहाँ पर अवास्तविक सूचनाएं भी हमें मिल जाती हैं। जैसे कि हम निदर्शन पद्धति की ही बात करें तो 2-4 लोग को लेकर हम प्रयोग करते हैं और उन्हीं प्रयोगों से हम जब सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के हम दोष पढ़ रहे थे तो हमने 1-2 प्रयोग में देखा था कि जब हम 1-2 लोग को लेकर सारा प्रयोग करके उसी पे उस समाज का निष्कर्ष निकाल देते हैं तो हमें यह घटना बनी रहती है कि हो सकता है कि गलत एविडेंस मिल जाए, क्योंकि 2-4 लोग हमें शायद एक्सेप्शन में ऐसे मिल जाएं वह बिल्कुल अलग हों, ठीक है ना। और जो हमारा रिजल्ट आया है उसको वर्णन करने वाले लोग यदि सही आदमी ना मिले, समझदार आदमी ना मिले, उस विषय की अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति ना मिले, तो अवास्तविक सूचना देने का जो एक समस्या होता है वह बना रहता है। और निदर्शन त्रुटि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें हम एक समाज के एक क्षेत्र में मुश्किल से 2-4 लोग को लेकर ही उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो 2-4 लोगों की थॉट से उस पूरे समाज को डिफाइन करना, यह एक त्रुटि की संभावना उसमें सदैव बनी रहती है। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन असंभव, जो घटनाएं खत्म हो गई हैं उनका कोई एविडेंस नहीं रहा है। जैसे कि हम बोलें कि 70 साल पहले कलरा फैला था, अब उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, ना उसके कोई मरीज हैं, तो उसका अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन होता है, असंभव सा होता है। तो हमने देखा कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति में यह तीनों ही दोष अपने आप में सम्मिलित हैं, इसलिए आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। देखिए, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहाँ मिली है, तो ऐतिहासिक यानी कि इतिहास, ऐतिहासिक अनुसंधान इतिहास का करते हैं। और जब हम इतिहास को 2 भागों में उसका संधि विच्छेद करते हैं तो इति प्लस ह्रास, इति प्लस ह्रास यानी कि जो समाप्त हो चुका है, जो खत्म हो चुका है। तो जो समाप्त हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, वह क्या था? वह भूतकाल था, जो बीत गया, जो समाप्त हो गया। तो इसका आंसर तो काफ़ी आसान होने वाला है कि भूतकाल के शोध से। बिल्कुल पहला आंसर इसका करेक्ट होगा कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि भूतकाल की घटनाओं पर आधारित होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है ना। संस्थाओं का कार्य, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास। देखिए, ये हमने पढ़ा था, ये तीनों ही बातें इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 10 का आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता? परीक्षण, प्रयोग, तार्किकता, चिंतन। वैज्ञानिक पद्धति, देखिए विज्ञान में कोई चिंतन विंतन की बात नहीं होती। विज्ञान तो फैक्ट पे बात करता है, आपके सोच पे, चिंतन पे, विचार पे वह बात नहीं करता। तो परीक्षण, प्रयोग और तार्किकता कि है तो क्यों है, ठीक है ना, पर आधारित नहीं होती है। यहाँ पूछा नहीं होती है, होती किस पे है? वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित होता है? तो वह परीक्षण पे आधारित होता है, प्रयोग पर आधारित होता है और तार्किकता पर आधारित होता है। तो आधारित नहीं होता है तो वह चिंतन पे नहीं होता। और प्रश्न में आपसे पूछा ही है कि वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता, तो वह चिंतन पर आधारित नहीं होता। और किस पर आधारित होता है? मैं यदि इसी विकल्प में से उनका चयन करूं तो परीक्षण, प्रयोग और तार्किकता पर आधारित होता है, लेकिन चिंतन विज्ञान में नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता है क्या। सत्यापनशीलता, तार्किकता, निश्चितता और भावनात्मकता। अरे भावनाओं में बह गए, विज्ञान भावनाओं में बहता है क्या? यार भाई तुम मान लो यार कि पृथ्वी चपटी है, मेरा बहुत इच्छा कर रहा है कि तुम मान लो पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, मान लो तुम, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी भावनाएं उजागर हो रही हैं, प्लीज़ मान लो इसको। तो विज्ञान मान लेगा क्या? नहीं मानेगा ना। तो भावनाओं पे विज्ञान जो है, विज्ञान की विशेषताएं भावनाओं पर आधारित नहीं होती, वह सत्यापनशीलता पे होती है। प्रूफ करो, सत्यापित करो, जो बोल रहे हो उसको प्रूफ करो, सत्यापित करो। तर्क दो, तर्क दो। निश्चितता करो, निश्चित करो कि यही है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक शोध पद्धति भावना और चिंतन जैसे शब्दों के लिए विज्ञान में प्रयोग नहीं है, यानी विज्ञान के घर में चिंतन, भावना,
ठीक है ना, विचार, इन सब का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं पाया जाता। प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिए, बड़ा प्रश्न है, प्रश्नों को रिलेट करना भी सीखिए। सामाजिक समस्याओं के शोध में जो हम शोध कार्य कर रहे हैं समाज की समस्या को लेकर, और वैज्ञानिक पद्धति को हम वहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से जो हम सामाजिक समस्याओं के लिए शोध कार्य कर रहे हैं, आने वाले प्रमुख चरणों में कौन शामिल नहीं होता। सिंपल सी बात है कि वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर हम कोई सामाजिक शोध कार्य कर रहे हैं तो कौन कौन सी पद्धति ऐसी है जो कि विशेष नहीं है। तो इसमें 4 पद्धति दी हुई है, उसमें से 3 तो विशेष होगी और 1 विशेष नहीं होगी। वही जो विशेष नहीं होगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इस प्रश्न का जो मूर्त रूप है, कंक्लूजन यही आया है जब हम वैज्ञानिक पद्धति द्वारा, हमने ऐतिहासिक पद्धति देखा था, हमने वैज्ञानिक पद्धति देखा था, निदर्शन और तुलनात्मक पद्धति हमने देखा था, हमने 4, 5, 6 पद्धतियां देखी थी। आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस इसके प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है ना। रंकायन एकेडमी सर्च मारिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, एक तरफ से लेके एक तरफ तक 1 से 13 चैप्टर आपका पूरा सिलेबस है, 1 से 12 चैप्टर कंप्लीट टू द पॉइंट पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरणों में कौन सा शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा शामिल है। समस्या का चुनाव करना, यह शामिल है। चरों का चयन करना, सामग्री संकलन करना। हमने वैज्ञानिक पद्धति में देखा था कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का दोष क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है और किस व्यक्ति ने वैज्ञानिक पद्धति को किस प्रकार से परिभाषित किया है, ठीक है ना। तो समस्या का चुनाव है, चरों का चयन करना भी है, सामग्री संकलन करना भी है, सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना, इसका यह कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वह डी होगा, ठीक है ना। वह क्या होगा, वह डी होगा। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि। हमने तुलनात्मक विधि देखी थी ना कि एक दूसरे से तुलना करके उसका अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए एक राम है, एक श्याम है, एक राम है और एक श्याम है। ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई हैं, ठीक है ना। इनकी सब चीज़ें आपस में मिलती हैं, लेकिन राम की जो एक चीज़ है वो पहचान में नहीं आ रही है और श्याम के पास सेम वैसी ही चीज़ है। तो हम अनुमान लगा लेंगे कि जो श्याम के पास है, जो उसकी क्वालिटी है, वही क्वालिटी राम के पास भी होगी। इसी को बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलना करके अध्ययन करना, ठीक है ना। तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। रीति रिवाजों का, बिल्कुल सही बात है कि दूसरे गांव से यह महिला इस गांव में आई है तो इसके विचार उस गांव से मिलते ही होंगे। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, जब इस गांव में हुआ है तो उस गांव में भी इसी तरीके से हुआ होगा जब दोनों गांव आपस में एक समान है। विशिष्ट सामाजिक घटना भी होती है। यह तो काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी होगा कि तुलनात्मक विधि से इन सब समस्याओं का काफ़ी आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बड़ा प्रश्न है। दिया गया निम्न कथन किनका है। तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता। साहब कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य, तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी होती है। गिन्सबर्ग, याद आ रहा है, गिन्सबर्ग ने जब तुलनात्मक पद्धति को परिभाषित किया था तो कुछ इसी प्रकार का विचार उन्होंने वहाँ पे रखा था। हमने हर विचारक की परिभाषा को पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो गिन्सबर्ग जब मैं आपको बता ही दिया हूँ तो अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए होगा, ठीक है ना। अब रेडक्लिफ ब्राउन, बोगाडर्स, कार्ल पियर्सन, ये सब भी किसी न किसी पद्धति को परिभाषित किए हैं। तो ज़रूरत है आपको ध्यान से उसको समझने की, देखने की, लिख लिख के पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कौन तुलनात्मक शोध पद्धति के शोध चरण का भाग नहीं है। हर जगह नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तुलनात्मक शोध पद्धति के शोध चरण का भाग क्या है, क्योंकि 3 तो भाग होंगे और जो एक नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे प्रश्न क्या पूछा है, तुलनात्मक पद्धति के शोध चरण का भाग नहीं है। तो इकाइयों का अवलोकन करना बिल्कुल करेक्ट बात है, यह तो तुलनात्मक शोध पद्धति के चरण का भाग है। दूसरा क्या है, सामाजिक तथ्यों को संग्रह करना, बिल्कुल सत्य बात है। और सामान्यीकरण करना, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना, सामान्यीकरण करना तो भाग नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना यह तुलनात्मक शोध पद्धति का भाग नहीं है। तुलनात्मक शोध पद्धति में 2 चीज़ों का तुलना करके हम एविडेंस, तथ्य, इस सबको हम इकट्ठा करते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन का इसमें अध्ययन नहीं करते, ठीक है ना, कि इसके चरण का यह भाग नहीं है, ठीक है। तो सामान्यीकरण, सामाजिक तथ्यों को संग्रह करना और इकाइयों का अवलोकन करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि जब किसी समाज, जैसे सपोज करिए कि यह हमारा एक समाज है, यहाँ पे A to Z लोग रहते हैं और इनकी जो आबादी है वह 1000 लोग गांव में रहते हैं। तो जब किसी समाज, ये हमारा समाज हो गया, समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है, मतलब 1000 में से A, B और C यह सेलेक्ट हो गए भाई साहब। A, B, C लोग चयनित हो गए 1000 में से कि A, B, C जो हैं यह सामाजिक शोध पद्धति में भाग लेंगे, इनको मुबारक हो। इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, कहलाता है। कौन सी पद्धति मैंने आपको पढ़ाई थी कि एक गांव, एक समाज, एक क्षेत्र में से कुछ प्रतिनिधियों का चयन होता है और उन्हीं पे प्रयोग करके, उन्हीं से पूछताछ करके उस पूरे समाज की रूपरेखा बताई जाती है। निदर्शन या प्रतिदर्शन पद्धति। निदर्शन इसमें दिया हुआ है, यदि प्रतिदर्शन भी दे, यदि प्रतिदर्शन भी दे तो परेशान नहीं होना, क्योंकि निदर्शन का ही घर का नाम प्रतिदर्शन है। जैसे होता है ना, एक आपका घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, तो निदर्शन ज़्यादा यूज होता है लेकिन घर का नाम प्रतिदर्शन भी है। तो पहला ही आंसर होगा, क्योंकि इस प्रकार की एक्टिविटी निदर्शन पद्धति में ही होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। निम्न में से कौन निदर्शन पद्धति की प्रमुख विशेषता है? प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, सही बात है। निर्वाचित इकाइयों का बृहत अध्ययन, जब यार 1000 में से 3 लोग ही आएंगे तो उनका इंटरव्यू अच्छे से होगा ना। जब 1000 का इंटरव्यू लेना होगा तो यार ये जाओ हटो, ठीक है, आता है नहीं आता चलो निकलो। जब 3 ही हैं मिला जुला के तो अच्छे तरीके से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, सूचनाओं का निरीक्षण भी होगा, अर्थात ABCD। देखिए जब उपरोक्त सभी जैसा आ जाए ना, जब 2 सही हो जाएं, एक में आपको डाउट है, ठीक है ना, और A और B ऑप्शन नहीं है तो C को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लोग D आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि A और B ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। निम्न में से कौन निदर्शन शोध पद्धति के गुण नहीं हैं? समय की बचत, बिल्कुल सही बात है, यह तो गुण है, क्योंकि जब कम लोगों को लेकर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समय की बचत होगी, धन की भी बचत होगी, कम लोग हैं। विशेष ज्ञान की आवश्यकता, प्रशासनिक सुविधा। देखिए प्रशासनिक सुविधा कहाँ चाहिए? जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो। जब एक्सपेरिमेंट छोटे में हो रहा है तो प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी, और धन की बचत होगी, समय की बचत भी होगी, यानी कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता, यह इसका गुण नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता की इसकी जरूरत नहीं है। जो एविडेंस आएंगे उनको एक्सप्लेन करने में हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन प्रयोग करने में विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। अनुसूची में निम्न में से किसकी विशेषता एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है? जो कि शेड्यूल की हम बात किए थे, तो अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, ऐसे बिल्कुल। तो शेड्यूल में हमने अवलोकन की बात की थी, हमने साक्षात्कार की भी बात की थी और हमने प्रश्नावली की भी बात की थी। इस प्रकार से डिवाइडेशन करके एक शेड्यूल बना के उसको वहाँ पर रखा जाता है, उसके एविडेंसों को, कि लोगों को पढ़ने और समझने में आसानी हो। निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषता नहीं है? सीमित आकार, यह विशेषता है। प्रत्यक्ष संपर्क, विशेषता है। आंकड़ों का संकलन, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, बिल्कुल। जो अनुसूची की विशेषता नहीं है, तो सबसे पहले
विशेषता कौन कौन सी है? जो अनुसूची होती है उसका सीमित आकार होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और आंकड़ों का संकलन। अनुसूची में ऐसा नहीं होता, यह एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है? प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, जातीय अनुसूची। देखिए अनुसूची देख कर यहाँ पर जातीय वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा यहाँ पर कि हमारे समाज में जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो ऐसी अनुसूची हैं, वहाँ पे शेड्यूल हैं, क्लास हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अनुसूची का जो मतलब होता है वो शेड्यूल्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जातीय अनुसूची का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रलेख, मूल्यांकन और साक्षात्कार, जैसे कि इंटरव्यू टाइप का होता है, उस चीज़ का मूल्यांकन होता है, प्रलेख होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है? सीमित क्षेत्र का अध्ययन, वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, यह अनुसूची का प्रमुख गुण है। वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, अवलोकन शक्ति का विकास, अनावश्यक सूचनाओं से बचाव। बिल्कुल बी है, सी है, डी है, यह इसका प्रमुख गुण है। तो कौन सा गुण नहीं है? यह सीमित क्षेत्रों का अध्ययन, ठीक है ना, क्योंकि यह निदर्शन पद्धति में होता है और अनुसूची में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सीमित क्षेत्र में ही आप प्रयोग करेंगे। निम्न में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषता है? अवलोकन, मैंने था बताया ना कि सामने एविडेंस देखकर सीखना, अवलोकन, ठीक है, जो कि प्रत्यक्ष बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो अवलोकन में घटनाक्रम जो वहाँ पर देखने वाला होगा वह प्रत्यक्षदर्शी होगा। प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्षता होगी। विश्वसनीयता सूचना का स्रोत, अब कोई बोलेगा कि साहब मैंने अपनी आंखों से देखा कि यह आदमी इस महिला का पर्स लेकर भागा, तो विश्वसनीयता तो होगी ही, क्योंकि भाई साहब ये बंदा सामने देखा अपनी आंखों से। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अवलोकन होता है तो उससे सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन होता है, क्योंकि ए और बी जब मिल ही गए हैं तो डी होने से तो कोई इसको रोक नहीं सकता। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। देखिए ऐसा होने से थोड़ी सी समस्या होती होगी ना कि 3 टिक लग गए, अब सही आंसर कौन है? तो ये सब इसके गलत आंसर हैं, उपरोक्त सभी है, क्योंकि हमसे प्रमुख विशेषता पूछा है। तो ए भी है सही, बी भी है और सी भी है, ठीक है ना, लेकिन आंसर में डी आंसर है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अब खुश रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न में से कौन अवलोकन का प्रमुख प्रकार नहीं है? सहभागी अवलोकन, क्षेत्र अवलोकन, व्यवस्थित अवलोकन, उपकल्पना निर्माण करना। बिल्कुल प्रकार नहीं है, अवलोकन में कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अवलोकन वास्तविकता से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 12 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब वह समय आ गया है कि जब आपका